Hello guys, today we are going to discuss biological evolution and natural selection. आज के पहले हम लोगों ने बात किया था एडाप्टिव रेडिएशन। हम लोग जो इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपको इवोल्यूशन समझ में आए और केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं समझ में, वास्तविकता क्या है बायोलॉजी की यह बात। तो हम लोग सिलसिलेवार ढंग से बातें करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात की, उसके बाद थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन की बात, जिसमें आपने 4 तरह की थ्योरियों को देखा। एक प्री डार्विनियन की थ्योरियां, जिसमें लेमार्किज्म प्रमुख था, डार्विनियन, और उसके बाद नियो डार्विनियन और सिंथेटिक डार्विनियन, जिसमें आज की जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात और नेचुरल सिलेक्शन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट डार्विनियन से आया, लेकिन इस कंसेप्ट को किस तरह आगे परिवर्तित किया गया, तो यह नियो डार्विनियन की बात है। और नियो डार्विनियन में हम लोग म्यूटेशन थियरी यानी ह्यूगो डेवेरिश की थियरी को जानते हैं। तो आज की जो हमारी परिचर्चा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो वो क्या बताएगा, ये देखिए कि वो क्या कहेगा। पिछले दिन आप लोगों ने हमसे ये जाना था एडॉप्टिव रेडिएशन एंड पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। एक चार्ट हमने दिया था जिसमें आपसे बात किया था कि इवोल्यूशन एंड देयर टाइप, और उसमें आपने देखा था कि 3 तरह से इवोल्यूशन को हमने बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न के आधार पर पिछले दिन चर्चा किया था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, पैरेलल इवोल्यूशन क्या है और को इवोल्यूशन क्या है। और उन चारों घटनाओं के जड़ में, रूट में जो घटना थी वो क्या था, एडॉप्टिव रेडिएशन। उसी प्रकार आज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, यानी इवोल्यूशन क्या है, इसके रूट में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। जिस नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट को डार्विन साहब ने दिया, डार्विन के प्रपोजल से आया, उसके बाद ह्यूगो डेवेरिश ने नेचुरल सिलेक्शन को सही माना, लेकिन साथ में कुछ नई बातें ऐड किया, जैसे म्यूटेशन। इस पर आज की चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि रोज की भांति मैं आज एक पुनः समरी चार्ट लेकर उपस्थित हूं, और ये समरी चार्ट को पहले हम लोग समझे कि इवोल्यूशन से ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन मुझे तो समझाना है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए पहले इस पर बात करें। Biological evolution, simply put, is a descent with modification. Descent with modification. That is the biological evolution. कि ancestor से descent कैसे निकले और कैसे modify हुए। As for example, कि बंदर के descent बंदर ही रहे और साथ में आदमी भी आ गया, तो हम लोग बंदरों के डिसेंड है, हमारे पूर्वज बंदर है, लेकिन हम लोग कैसे डिसेंड है बंदर के, विथ मॉडिफिकेशन, एंड दैट इज द इवोल्यूशन। Am I right? Now, the definition encompasses a small scale evolution, यानी माइक्रो इवोल्यूशन।
changes in gene frequency in a population from one generation to next. जीन के लेवल पर चेंज आना। तो आप जानते हैं, पिछले दिन आपने जाना था कि मैग्नीट्यूड के आधार पर इवोल्यूशन 3 तरह के हैं, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? वैसा इवोल्यूशन माइक्रो इवोल्यूशन है जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक लेवल पर चेंज आता है। दूसरा इवोल्यूशन क्या है? मैक्रो इवोल्यूशन, जिसमें स्पीसीज और जीनस के लेवल पर चेंज आता है। और तीसरा क्या है? मेगा इवोल्यूशन, उसमें ऑर्डर, फैमिली के लेवल पर चेंज आता है। Encompass a small scale evolution, changes in gene frequency in a population from one generation to the next. तो ये क्या हुआ? माइक्रो इवोल्यूशन। एंड लार्ज स्केल इवोल्यूशन, मैक्रो एंड मेगा, बोथ आए। द डिसेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर ओवर मेनी जनरेशन। अगर केवल स्पीसीज की बात कर रहा है तो वो क्या होगा? मैक्रो इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समझ में है कि आज की टॉपिक क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इवोल्यूशन को समझना। अब आइए, यहां मैं दिखा रहा हूं इवोल्यूशन, यहां से ब्रांच दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5। पहला डायरेक्शन में क्या लिख रहा हूं? इवोल्यूशन मीन्स चेंज ओवर टाइम। देखिए यहां यही है, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर टू मेनी जनरेशन, चेंज ओवर टाइम। इवोल्यूशन का मतलब क्या? चेंज ओवर टाइम। और ये चेंज ओवर टाइम में रिजल्ट क्या होगा? कैन रिजल्ट इन न्यू स्पीसीज। तो इवोल्यूशन का मतलब स्पेसिएशन या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। आप जानते भी होंगे, डार्विन साहब की किताब का ये नाम था। दूसरी बात, ऑकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ। इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे ऑकर होता है? नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन ऑकर थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, also known as the survival of the fittest। तो नेचुरल सिलेक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्लियर हो रहा है? इवोल्यूशन का मतलब क्या है? चेंज ओवर टाइम, जो क्या रिजल्ट देगा? न्यू स्पीसीज की ओरिजिन। इवोल्यूशन कैसे उत्पन्न होता है? बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा मीनिंग क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के अलावा कैन ऑल्सो ऑकर थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। याद है आर्टिफिशियल सिलेक्शन? डॉग का ब्रीड, पशुओं का ब्रीड, कैबेज वाली जो कहानी हमने बताई थी, सब क्या है? आर्टिफिशियल, मैनमेड, एंथ्रोपोलॉजिकल। कैन ऑल्सो ऑकर थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन सच एज, एग्जाम्पल दिया डॉग ब्रीड। इवोल्यूशन। अब चौथी बात पर, सपोर्टेड बाय, मैंने एविडेंस। इवोल्यूशन को आप कैसे प्रमाणित करेंगे? उनके प्रमाण। एनाटॉमिकल एविडेंस, फॉसिल या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉलिक्यूलर एविडेंस सच एज डीएनए, फॉसिल एविडेंस सच एज द होल बोन, एनाटॉमिकल एविडेंस सच एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर आप जानते हैं, और होमोलोगस स्ट्रक्चर में भी बहुत जानते हैं, जैसे फोर लिम्ब ऑफ बैट एंड व्हेल।
तो इवोल्यूशन को प्रमाणित करने के लिए एविडेंस की जरूरत है। इवोल्यूशन कैसे होगा? आइदर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन और थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब एस्टैब्लिश्ड इवोल्यूशन को स्थापित, इसकी जानकारी, इसको एक सब्जेक्ट, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई? डार्विन। जिस तरह जेनेटिक्स की स्थापना मेंडल के द्वारा। ऐसा नहीं कि मेंडल के पहले के लोगों ने जेनेटिक्स पर नहीं बात की थी। तो जिस तरह डार्विन से पहले के लोगों की बातें प्री डार्विनियन कहलाती है, उसी तरह मेंडल से पहले लोगों की बातें प्री मेंडेलियन कहलाती है। और मेंडल के बाद भी लोगों ने बात किया जेनेटिक्स, उसी तरह डार्विन के बाद भी लोगों ने बात किया इवोल्यूशन पर, तो वो कहलाती है पोस्ट डार्विनियन। तो पोस्ट डार्विनियन यानी न्यू डार्विनियन या नियो डार्विनियन एंड सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन के टर्निंग पॉइंट, इवोल्यूशन को बायोलॉजी की शाखा के रूप में या बायोलॉजी को समझने के लिए इवोल्यूशन को सबसे पहले स्थापित करने वाले वैज्ञानिक डार्विन। डार्विन कौन थे? नेचुरलिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्यों नहीं? क्योंकि डार्विन के जमाने में बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट नहीं था। उस समय बायोलॉजी का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। जीव विज्ञान का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। इसलिए इसके जानने वाले को हम लोग कहते थे नेचुरलिस्ट। who traveled to the Galapagos Island। उन्होंने कहां ट्रेवल किया? Galapagos Island and observe फिंच, चिड़िए की प्रजाति जिसे आप लोग डार्विनियन फिंच कहते हैं, एंड टर्टल। डार्विनियन फिंच में कहां मॉडिफिकेशन था? विथ डिफरेंट बिग, जानते हैं आप लोग, एडाप्टिव रेडिएशन में देखा आपने डार्विनियन फिंच को। टर्टल विथ डिफरेंट शेप्ड सेल, उसके कवच कार्पेस अलग अलग तरह के थे। ये बातें उन्होंने नोटिस की। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? मेन फोकस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑकर थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दैट इज द एसेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आज हम लोगों की बातें कहां होगी? नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आइए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? 7.5 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन ए ट्रू सेंस, वास्तविक तौर से would have started, शुरू हो गया था when cellular form of life with differences in metabolic capacity originated on earth। यानी कि इवोल्यूशन तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन जीव का ओरिजिन हुआ। पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीव आया कीमो हेट्रोट्रा, उससे बहुत सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, सियानोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सो एंड सो। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है एक कॉमन एंसेस्टर से आए। इवन यहां तक कि सारी प्रजाति आज की एक कॉमन एंसेस्टर से आई। तो सबसे पहले उनमें क्या डिफरेंसेस है? तो वो डिफरेंसेस कहां शुरू हो गया? उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी। Some are doing photosynthesis, some are doing only respiration, some are oxygenic respiration, some are anoxygenic respiration. Some are able to fix nitrogen in the form of ammonia, deprived from it. तो मैं वहां डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान मैं दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जब शुरू हो गई माइक्रोब्स के अंदर, जिससे डिफरेंट डिशेंट्स आने लगे, वास्तव में नेचुरल सिलेक्शन वहीं से शुरू हो गया था।
तो पहली स्टेज थी। अब बार बार लोग या हम भी आपको डार्विन से नेचुरल सिलेक्शन को जोड़ते हैं। पहले भी हमने डार्विनियन बताया है। आज मैं यह बताना चाह रहा हूं कि डार्विनियन में कितनी तरह की थ्योरियां, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। डार्विन्स 5 मेजर थियरी। डार्विनियन एक कंसेप्ट है, बात, उसमें 5 थियरी। द ऑर्गेनिज्म स्पीडली इवॉल्व ओवर टाइम। ये ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे करोड़ों वर्ष में, सैकड़ों वर्ष में इवॉल्व हो जाते हैं। इस थ्योरी का नाम है, इस लाइन को जो थियरी दिया गया इसका नाम है इवोल्यूशन थियरी। दूसरा, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। इसको कहते हैं लोग ब्रांचिंग डिशेड। बात भी सही है। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिसेंट थियरी या कॉमन एंसेस्ट्री थियरी। स्पीसीज मल्टीप्लाई ओवर टाइम। स्पीसीज क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रो करती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिएशन थियरी। तो पहला हो गया इवोल्यूशन थियरी, दूसरा हुआ कॉमन डिसेंट थियरी, तीसरा हुआ स्पेसिएशन थियरी। चौथा, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द ग्रेजुअल चेंज ऑफ पॉपुलेशन। इसको कहते हैं हम लोग ग्रेजुअलिज्म। तो ये क्या है? ग्रेजुअलिज्म थियरी। तो 4 थियरियां आ गई, इवोल्यूशन थियरी, कॉमन डिसेंट थियरी, स्पेसिएशन थियरी और चौथी है ग्रेजुअलिज्म। क्रमबद्ध, क्रमिक विकास। इवोल्यूशन का मतलब कार्बनिक विकास और ग्रेजुअलिज्म मतलब क्रमबद्ध, तो क्रमिक कार्बनिक विकास। पांचवी और इंपॉर्टेंट, द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज द कंपटीशन among the vast number of unique individuals for limited resource under selective pressure, जिसे हम क्या कहेंगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट बैठेगा लिमिटेड रिसोर्स को एडजस्ट करने में, एक्सप्लॉइट करने में, वही सेलेक्ट, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विच लीड टू डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आ गई बात। और इसे कहते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन। तो इनकी 5 थियरियां हैं। इस 5 थियरियों में प्रमुख थियरी हमारे अनुसार 2 है। पहला, कॉमन डिसेंट थियरी, मैंने ब्रांचिंग डिसेंट। जब तक डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन नहीं होगा इवोल्यूशन, और डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन होगा तो उसका सिलेक्शन होगा, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जब डिसेंट में मॉडिफिकेशन आएगा तो न्यू हैबिटेट में वो ज्यादा एडॉप्टिव, और ज्यादा एडॉप्ट करेगा तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। और जिसमें मॉडिफिकेशन डिसेंट में नहीं आएगा उसकी सर्वाइवल नहीं। तो हमारे अनुसार यहां 5 में 2 थ्योरियां, एक का नाम कॉमन डिसेंट थियरी और दूसरे का नाम नेचुरल सिलेक्शन थियरी। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थियरी about evolution is natural selection. The rate of appearance of new form is linked to the life cycle or the life span. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become million of individual within hour. कहता है कि माइक्रोब्स रात में दूध में जोरन डालते हैं, सुबह दही बन जाता है। रातों रात देखते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन माइक्रोब्स बन गए। एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए, मतलब एक कॉलोनी के बैक्टीरिया को हमने ए माना। देखिए यहां ए मान लिया।
growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. अब इस कॉलोनी को हमने फीड कंपोनेंट्स के रूप में कुछ ड्रग दिया, एंटीबायोटिक्स दिया. A colony of bacteria growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize feed component. A change in the medium composition would bring out only the part of the population. मतलब ये कॉलोनी पहले से ग्रो कर रहे थे, जिसमें मीडियम में जो भी वो खा पी रहे थे, हमने उनको फीड कंपोनेंट उनके मीडियम को चेंज किया, या उनके भोज्य पदार्थ में हमने एंटीबायोटिक्स मिला दिया. अब यहां दो बातें हो कि वो खाएंगे एंटीबायोटिक्स तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, इससे भी, that can survive under the new condition. अब देखिए इस ए में जितने भी बैक्टीरिया हैं सब पीले कलर के हैं, दो ये लाल कलर के दिखाए, इनका नाम रखा रेसिस्टेंट बैक्टीरिया. यानी फीड कंपोनेंट्स जब मैंने बदल दिया ये एंटीबायोटिक्स, तो इसका असर इन पर नहीं पड़ेगा. ये इसको भी खा करके जिंदा रहेंगे, ये जिंदा नहीं रहेंगे. अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये रेसिस्टेंट बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन यहां तेज हो गया और ये जीव का त्यों है. यानी क्या है कि अब ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या है, कॉमन एंसिस्टर से आए हुए हैं. तो ये भी रेड कलर का जो है वो क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट है, लेकिन वो वेरिएंट है, पीले कलर से अलग है, क्योंकि एंटीबायोटिक खाने के बाद उसे जिंदा रहने की कैपेसिटी है, उसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है. तो वो क्या करेगा, मॉडिफिकेशन में डिसेंट है, तो वो सरवाइव करेगा. इसकी सर्वाइवल देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते अब देखिए फिर उतना बड़ा पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन में क्या हुआ, 99% रेसिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए और 1% ससेप्टिबल. यहां क्या था, 99% ससेप्टिबल बैक्टीरिया थे, 1% रेसिस्टेंट. क्या हुआ है नीचे, population of mainly susceptible bacteria, population of mainly resistant bacteria. तो देखा आपने इवोल्यूशन चेंज हो गया. तो यहां ब्रांचिंग डिसेंट, कि अगर ये रेसिस्टेंट बैक्टीरिया नहीं बने होते तो ये होते कैसे. तो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का पैदा होना ये ब्रांचिंग डिसेंट को दर्शाता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन होना ये नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है. यही बात हमने कहा था कि डार्विनियन में ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन. तो ये एग्जाम्पल जो आपके यहां दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, ये पॉपुलेशन से भी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो to other and appear as a new species. This could happen within day. ऐसा काम एक दिन के अंदर हो जाता है. For the, अब ये यहां पर आपने प्रैक्टिकली आर्टिफिशियली देखा. अब आगे सुनिए. For the same thing to happen in a fish or fowl, fowl बने मुर्गा, would taken million of years. यही चीज मुर्गी में या मछली में मिलियन ऑफ ईयर हो गया ब्रांचिंग डिसेंट को सरवाइव करने में. एज लाइफ स्पेन ऑफ दिस एनिमल आर इन ईयर, क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन 24 आवर्स की,
इनकी लाइफ स्पेन क्या है? कई कई सौ साल का है, कई साल का है। Here we say that fitness of B is better than A। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि इसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है? ए से अच्छा है। क्यों? जब फेट कंपोनेंट को हमने चेंज कर दिया अंडर द न्यू कंडीशन। क्योंकि जब ये पहले क्या था? दूसरी कंडीशन। हमने ये क्या दिया? न्यू कंडीशन, मैंने एंटीबायोटिक्स दिया। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस। नेचर किसको सेलेक्ट करता है? जो फिट है। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा नाम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप लोगों ने समझा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है और कैसे सेलेक्ट होगा। One must remember that so-called fitness is based on characteristics which are inherited। क्योंकि आपने देखा था कि दो माइक्रोब्स जो रेसिस्टेंट थे, तो फिटनेस क्या था कि उनके अंदर जो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंट जीन थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट करते चले गए, पास करते चले गए, जिसके वजह से उनकी सर्वाइवल और फिटनेस बढ़ती चली गई। Hence, there must be a genetic basis for getting selected to the evolve। कि जेनेटिक बेसिस चाहिए, माइक्रो इवोल्यूशन होना चाहिए। बिना माइक्रो इवोल्यूशन का कुछ नहीं होगा। अनदर वे ऑफ सेइंग, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द सेम थिंग इज दैट same organism are better adapt to survive to an otherwise hostile environment। अब जैसे मैं एक छोटी सी आपको परिचर्चा करूं, मैं ऑफलाइन में भी क्लास, मैं ऑनलाइन में भी क्लास। अगर लॉकडाउन हुआ और ऑफलाइन बंद हो गया और मुझे ऑनलाइन में क्लास लेने के लिए हमारे अंदर पहले से एडॉप्टेशन नहीं रहता, तो क्या मैं सरवाइव करता? क्या मैं आपको पढ़ा पाता? लेकिन पहले से मेरे अंदर वो बात थी। लेकिन जब आप लोग ऑफलाइन में थे तो इसकी जरूरत नहीं थी। जैसे ही एनवायरनमेंट बदला तो हमारे अंदर जो ये चीजें थी वो हमको ऑनलाइन में ज्यादा सूट की। आराम से हम वीडियो बना, आप देखते हैं एक एक लाइन इसमें मैं दे देता हूं। मैं भी चाहता तो बोर्ड पर लिख करके देता। क्या मैं इतने इत्मीनान से बातों को समझा पाता? इतनी तरह के लिटरेचर आपके सामने प्रस्तुत करता? इतने तरह के विभिन्न तरह के ये फोटोग्राफ को देता? नहीं। इसका एक झलक आपको मिलता होगा जब आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ते थे, तो भी आपको कोई भी बात के लिए मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए अपने मोबाइल का यूज करता था। बट से मोबाइल से, गूगल से या किसी भी वेबसाइट से अच्छे अच्छे तस्वीरों को निकाल करके आपके सामने रख देता था और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आज वो मेरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका मुझे सर्वाइवल दे रहा है, मुझे आप लोगों के बीच रखना है। मैं समझता हूं कि शुरू में आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का देखने में परेशानी होती है, लेकिन आज आपका जब इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा तो मैं समझता हूं कि आप आसानी से देखते होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार देखकर सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो इसी तरह जीवों के साथ यही बात लिखा है कि अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज hostile environments। Adaptive ability is inherited। Adaptive ability is inherited।
वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो न्यू काइंड ऑफ एडॉप्टेशन लिया, जिसके बदौलत वो सरवाइव किया, वो एडॉप्टेबिलिटी इनहेरिट होगी, जनरेशन टू जनरेशन पास होगी। इसीलिए ना यहां पर मैंने लोगो दिया है, इकोलॉजी चल आगे घुस जा रहा है इवोल्यूशन में और इवोल्यूशन घुस जा रहा है इकोलॉजी में। एडॉप्टेशन पर हम कहां यहां चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप ये भी समझ रहे हैं कि सर एडॉप्टेशन में कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, जो बच्चे होशियार हैं, जो जान रहे हैं, पहले इकोलॉजी पढ़े, वो जान रहे हैं एडॉप्टेशन। आइए, एडॉप्टेबिलिटी या एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज ए जेनेटिक बेसिस, या इसको कहिए जेनेटिक बेसिस ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, कि हमेशा एडॉप्टेशन के लिए जेनेटिक बेसिस। आप देख रहे होंगे ना, आज तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे क्या, कि जब मैं इकोलॉजी बोलता था तो बार बार इवोल्यूशन की बातें बोलता, और आज मैं जब इवोल्यूशन बोल रहा हूं तो बार बार जेनेटिक्स की ओर इशारा कर रहा हूं। यानी मुझे समझाना नहीं है, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तुरंत जेनेटिक्स आ जाएगा। क्या नहीं तो मैं उल्टा पढ़ाता, पहले जेनेटिक्स पढ़ा लेता, फिर इवोल्यूशन पढ़ाता, फिर बाद में इकोलॉजी पढ़ाता। ठीक उसी तरह की कहानी होती जिस तरह की आपके यहां मैं आऊं और आप हमें चाय पिलाएं। कैसे चाय पिलाएंगे आप? कि सबसे पहले हमको एक गिलास दूध दे दीजिए, और दूध देने के बाद आप हमारे हाथ में थोड़ा सा चीनी दे दीजिए, एक चम्मच की फांक लीजिए, और जब हम चलने लगे तो हमको चाय पत्ती दे दीजिए, एक पुड़िया की फांक लीजिए, सर आपके पेट में चाय बन जाए। क्योंकि यही 3 इंग्रेडिएंट। तो सबका अलग अलग विचार है। हम अपने विचार से ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मैंने कोशिश किया कि आप हमसे दूर हैं और आपको ज्यादा समस्या नहीं, ऐसा इसलिए किया। आइए आगे। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। देखिए कितनी सुंदर लाइन कि फिटनेस, फिर मैं बोलता हूं रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, यानी फिटनेस इस बात को बता देगा कि न्यू स्पीसीज आ गया, स्पेसिएशन। और फिटनेस कब आएगा? एबिलिटी टू एडॉप्ट, कि जो एडॉप्ट करेगा वही फिट हो। लेकिन एडॉप्टेबिलिटी कब आएगा? जब उसकी जेनेटिक बेसिस हो, उसके लिए उसके पास जीन हो, तो ऑटोमेटिक नेचर में वो सेलेक्ट होगा। यही तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है कि फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू द एडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। अब नेचुरल सिलेक्शन पर थोड़ी बात करते हैं। डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच ट्रेट बिकम मोर और लेस कॉमन इन पॉपुलेशन। ट्रेट माने गुण, क्योंकि हर गुण के लिए वैसे गुण जिसके लिए आपके पास जीन हो। पिछले क्लास में हमने आपको बोला था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, और वो जेनेटिक मेकअप के द्वारा जिस तरह के गुण जीवों में आए उसका नाम फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को ट्रेट कहते हैं। आप पढ़े होंगे, एक ट्रेट में एक पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे लाल रंग का घोड़ा और उजले रंग का घोड़ा, तो ये लाल रंग कैरेक्टर हुआ, उजला रंग कैरेक्टर, लेकिन ये ट्रेट हुआ। अब इस कैरेक्टर को गवर्न करता है जीन। हम मेंडेलियन बोल रहे थोड़ा जीन, और एक जीन में होते हैं 2 एलील। तो क्या होगा कि अगर लाल रंग का घोड़ा है, यानी उसके अंदर लाल रंग का जीन है, यानी 2 लाल रंग के एलील है, और उजले रंग का घोड़ा है,
यानी उसके अंदर भी कलर का जीन है, लेकिन दोनों एलील उजले हैं। खैर आप घबराइए नहीं, मुझे इस बात पर यहां बहुत चर्चा नहीं करनी, इतना ही बात बताना है कि एक जीन में 2 एलील होते हैं और एक ट्रेट में 2 कैरेक्टर होते हैं। तो ट्रेट शब्द को यहां समझा, द प्रोसेस बाय विच द ट्रेट बिकम मोर और लेस कॉमन इन ए पॉपुलेशन। 4 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन जो होगा उसके पीछे 4 प्रिंसिपल है। पहला, वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी, ओवर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एडवांटेज। वेरिएशन, इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। जैसे भी आपने पीछे में देखा था कि 98% बैक्टीरिया पीले कलर का था, लेकिन थोड़ा 2% 1% भी लाल कलर का था, रेसिस्टेंट था, तो वेरिएंट थे। हेरिटेबिलिटी, वेरिएशन आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, और वैसा वेरिएशन जो इनहेरिट हो। लेमार्क साहब ने भी कहा था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हेरिटेबिलिटी, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या वो जो वेरिएशन है और उनका इनहेरिटेंस हो। तो लेमार्क ने भी बहुत गलत नहीं बोला था। ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन कैन सर्वाइव। रिप्रोडक्टिव एडवांटेज, some variation allow organism to have more babies than other। अब वेरिएशन ऐसा हो कि जिसका कोई एडवांटेज ही नहीं हो। क्या जैसे बत्तख में वेरिएशन आया कि उसके पैर जैसे फ्लिपर वाले हो गए, लेकिन फ्लिपर वाले बत्तख के पैर मुर्गी के जैसे हो जाए तो क्या एडवांटेज होगा? पानी में जा ही नहीं पाएगा, जमीन पर रहेगा, कुत्ता पकड़ लेगा उसको, तो उसकी सर्वाइवल होगी और उसके रिप्रोडक्टिव एडवांटेज होगा? एक जंगली चिड़िया है, आपने नाम सुना होगा, जो लोग गांव देहात में रहते होंगे, बनमुर्गी। अब देखेंगे कि वो उड़ती बहुत कम है, लेकिन इतनी दौड़ती है तेज कि आपके लिए पकड़ पाना मुश्किल है। एडवांटेज। अब ये 4 जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन का, ये ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, एडवांटेज या सिलेक्शन, हेरिटेबिलिटी, इस चारों को मैं पिक्चोरियल रूप में, ये देखिए इस पिक्चर में समझा। ये जानवरों का, हिरन की वैरायटीज का ग्रुप है। ओवर प्रोडक्शन, एवरी स्पीसीज टेंड टू प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल देन कैन सर्वाइव टू मैच्योर। तो प्रत्येक जीवों के पास ओवर प्रोडक्शन की क्षमता है। ये लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें वेरिएशन देख लीजिएगा, 2 कलर। अब ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए वेरिएशन। द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर। देख रहे हैं कैसे डिफर है। सिलेक्शन, अब क्या हो रहा है, इनके पास वैसा, ये जो है इनके पास उस तरह की कोई एडॉप्टेबिलिटी नहीं है जिसके द्वारा ये क्या करें, मोर एंड मोर सर्वाइव करें। तो देखिए इनकी क्या हो रही है, इनकी डेथ हो रही है, हंटिंग हो जा रही होगी, लेकिन ये सर्वाइव कर रहा है क्योंकि एडॉप्टेबिलिटी है। अब ये एडॉप्टेबिलिटी इसको रिप्रोडक्टिव एडवांटेज देगी। एडॉप्टेशन, द ट्रेट ऑफ दिस इंडिविजुअल देन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस
with become more common in population। रिप्रोडक्टिव एडवांटेज देखिए ये कॉमन हुए, ज्यादा इनके पॉपुलेशन है। तो आपने क्या देखा कि यहां ये रिजल्ट था और यहां इनिशियल था, तो पॉपुलेशन चेंज हो गया कि नहीं? लेकिन बैक्टीरिया के तरह ये ओवरनाइट नहीं चेंज होगा, इसमें मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे। एंड दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। आगे आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मैं समझता हूं किसे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक समझा लिया है। Even before Darwin, a French naturalist Lamarck has said that the evolution of the life form has occurred, but driven by use and disuse of organ। ये भी बात अभी हमने समझाया था कि लेमार्क साहब ने कहा था कि जिस ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वो जनरेशन टू जनरेशन पास करेगा, जिसका यूज कम होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जिराफ को बड़े ऊंचे पौधों को खाना था, पेड़ों के पत्तियों को खाना था, तो धीरे धीरे जिराफ के अपने गर्दन को ऊंचा करके यूज किया, इसलिए जिराफ के डिसेंट में गर्दन लंबे होते चले गए। लेकिन सांप को बिल में घुसने के लिए पैर को मोड़कर घुसना पड़ता था, पैरों का कोई यूज नहीं था, इसलिए धीरे धीरे सांप के पैर विलुप्त हो गए। डिसयूज और यूज दोनों बातों ने लिखा। He gave the example of giraffe who in an attempt to forage leaf on tall tree had to adapt by elongation of their neck. As they pass on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, वही बोले inheritance of acquired character. Giraffe slowly over the year came to acquire long neck. Nobody believed this conjecture anymore. लेकिन लोगों ने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया? तो चलिए इसीलिए फिर एक बार मैं आपको लैमार्किज्म और डार्विनियन के पॉइंट्स को समझा दूं कि ये 4 पॉइंट पर लैमार्किज्म और डार्विनियन दोनों अलग थे और लैमार्किज्म फेल कर गया और डार्विनियन लाइमलाइट में आ गया। इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इट इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर हुआ? डार्विनियन का एसेंस नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन लेमार्क ने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। According to this theory, the length of neck of giraffe increased only to the facilitate it eating leaf of the higher tree. Ancestor of giraffe were both with a long and short neck. क्योंकि वेरिएशन, इन्होंने वेरिएशन पर कोई बात नहीं कहा था। लॉन्ग जिराफ लंबे जिनके नेक थे वो सरवाइव किए, फिट किए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस उनकी बढ़ी, इसलिए नेचुरली सेलेक्ट हुए। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ neck of giraffe resulted in evolution of giraffe with the long neck. Giraffe with long neck only could survive in a struggle for existence. यही बात है। The theory is based on the use and misuse of organ. The theory is based on the inheritance of character in the next generation passed away. लेमार्क ने यही कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर पास करता है। तो मेरे समझ से लेमार्क की बातें हम लोगों को समझ में नहीं आई, उस समकालीन वैज्ञानिकों की नहीं समझ में आई, लेकिन आज तो लेमार्क, इसलिए लेमार्क का स्थान भी बायोलॉजी में बहुत ऊंचा है। अरे भाई सिंपल सी चीज है, आज हम लोग लॉकडाउन, फलान टेकान, वैक्सीन खोज रहे हैं। क्या महामारी पहली बार पृथ्वी पर आई है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर 100 वर्ष पर कोई ना कोई महामारी आती है। इसके पहले भी स्पेनिश फ्लू हुआ था, महामारी आई थी और गांधी जी जैसे आदमी को स्पेनिश फ्लू हुआ था, बचे। उस समय तो इस तरह की बातें नहीं थी, कोई लॉकडाउन नहीं था। इसका मतलब तो ये नहीं था कि वो लोग मूर्ख थे,
उसी तरह की बात लेमार्क और डार्विन में। लेमार्क के जमाने में इस तरह की बातें ही नहीं थी, जेनेटिक एडाप्टेबिलिटी नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो लेमार्क ने अपने भाषा में जो कहा था वह आज भी तथ्यपरक है। इन इवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, सॉरी, इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। यही आज का मेन बिंदु था कि क्या इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है या इवोल्यूशन एक प्रक्रिया का रिजल्ट है। दोनों बातें हैं। किस परिदृश्य में इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है और किस परिदृश्य में इवोल्यूशन एक रिजल्ट है, परिणाम है। देखें, द वर्ल्ड वी सी inanimate and animate is only the success story of evolution। आज जो पृथ्वी पर हम देख रहे हैं वो क्या है? सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process। अगर हमें इस स्टोरी को डिस्क्राइब करना हो कि पृथ्वी पर ये सक्सेस स्टोरी जीवों की, तो उस समय क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन एक प्रक्रिया होगी। इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर ये जीव आए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, यहां क्या है? व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड कैसे आया इसकी स्टोरी, तब इवोल्यूशन क्या है? प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी डिस्क्राइब ए स्टोरी ऑफ लाइफ, नॉट वर्ल्ड, ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ए स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ऑन अर्थ, ये ध्यान देंगे। वी ट्रीटेड इवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल। क्लियर? दोनों दो बातें कि जब हम लाइफ की इवोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? इवोल्यूशन एक कंसिक्वेंस है किसका? नेचुरल सिलेक्शन। और जब वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, इवोल्यूशन क्या है? प्रोसेस। फाइनली कहता है कि वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज पॉजेस और इंड रिजल्ट अननोन। फिर से, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और इंड रिजल्ट ऑफ अननोन। अभी भी हमारे वैज्ञानिक इस बात पर क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन प्रोसेस है या रिजल्ट है, क्योंकि दोनों बातें आपने देखा भेद है। अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री को कास्ट करना है तो इवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, अगर लाइफ के हिस्ट्री को कास्ट करना है तो इवोल्यूशन रिजल्ट हो रहा है, कंसिक्वेंस। तो सारी बातें किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए, सिलेक्शन माने चुनाव। तो ये सिलेक्शन आपके यहां पृथ्वी पर दो तरह के हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार के? दो तरह के। एडॉप्टिबिलिटी, एडॉप्टिबिलिटी बहुत बार हम चिन्हाते हैं। तो एडॉप्टेशन कहां था? हैबिटेट मींस इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। तो जब एडॉप्टिबिलिटी के आधार पर नेचुरल सिलेक्शन हो तो इकोलॉजिकल सिलेक्शन। अब फिर क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो रिप्रोडक्टिविटी सर्वाइवल हो तो सेक्सुअल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन दो बातों में मैं बार बार सबको समझाता हूं, ऑफलाइन में भी बहुत बात बताया, बहुत बार बच्चों से। बच्चे किताब पढ़ते हैं, आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, इकोलॉजिकल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन। मतलब क्या? मैं बता रहा हूं। मैं पटना में आया तो मेरी सबसे पहली जरूरत थी मुझे जिंदा रहना। तो ये मेरे लिए नया हैबिटेट था।
तो मैं पहले यहां जिंदा रहा, मैंने अपना भरण पोषण किया। तो मैं जब अपने जिंदा रहा, भरण पोषण किया, तो इकोलॉजिकल सिलेक्शन हो। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, वे बेहतर किए, तो ये क्या हुआ? सेक्सुअल सिलेक्शन। अगर हम यहां सरवाइव अच्छे नहीं करते, हमारा इकोलॉजिकल सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ते? हमसे भी बेटर होते? फिटनेस, अब उनके फिर बच्चे आएंगे, वो और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण। तो दो बातें यहां डिपेंड करती है कि नेचुरल सिलेक्शन के दो आयाम है, इकोलॉजिकल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन। am I right? It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. डार्विन साहब को निश्चित तौर से थॉमस माल्थस, जो इकोनॉमिक्स के विद्वान थे, उन्होंने पॉपुलेशन पर अपनी थ्योरी दिया था, उससे डार्विन साहब इन्फ्लुएंस है। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन व्हिच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, population are stable in size except the seasonal fluctuation. Member of population vary in characters, even though they look superficially similar. Most of the variation are inherited. तब जाकर के ये नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होगा। ये 5 बातें हैं। सवाल इस पर पूछेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एबंडेंट जब नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा तो क्या लिए आपस में फाइट होगा? क्यों होगा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो होगी नहीं। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। ये पॉपुलेशन भी लिमिटेड होना चाहिए। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टर, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो वेरिएशन भी होना चाहिए कैरेक्टर में, लेकिन वो देखने में एक जैसे अपीयर। एंड मोस्ट वेरिएशन आर इनहेरिटेड। वेरिएशन देगा एडॉप्टेशन, और एडॉप्टेशन वैसा एडॉप्टेबिलिटी जो इनहेरिट। ये 5 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली population size will grow exponentially, ये माल्थस का सिद्धांत, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन। If everybody reproduce maximally, this fact can be seen in growing bacterial population, and the fact that population size in reality are limited. ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसको क्या होना है? यहां स्टेबल होना है। मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। पहले ही बात बोल चुका हूं। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लरिश। की पॉपुलेशन तभी सर्वाइव करेगा कि कोई मरेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल होगा तो जो जीतेगा वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज मारा जाएगा। ईटन बीइंग ईटन, खाओ और खाने दो। द नॉवेलिटी एंड द ब्रिलियंट इनसाइड ऑफ द डार्विनियन वाज दिस, ही asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few, इसको जो बेटर एडॉप्ट कर रहे हैं, will enable only those to reproduce and leave more progeny, leave more and more progeny, that is the reproductive fitness। और कुछ भी नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? फिटनेस। और फिटनेस क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है।
Hence, for a period of time, over many generations, survivor will leave more progeny, and there would be a change in population characteristic, and hence new form appear to arise. मतलब आप समझ रहे हैं? अभी जो हमने अपनी कहानी बताया कि जब मैं यहां सर्वाइव किया, हमारे बच्चे यहां सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बच्चे यहां सर्वाइव करेंगे, तो मैं जहां से आया था वहां से ये अलग एक नई पॉपुलेशन हुई कि नहीं? ये इवोल्यूशन का क्लू है, और ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। आप जितना सोचिएगा, पूरी दुनिया की अध्यात्म है, पूरे आपके जीवन का सारांश है, पूरी फिलॉसफी है। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस वेयर इनहेरिटेबल ट्रेट दैट मेक इट मोर लाइकली फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव लॉन्ग एनफ टू रिप्रोड्यूस। नेचुरल सिलेक्शन क्या एक प्रोसेस है, यहां पर इनहेरिटेबल ट्रेट, वैसे गुण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करें, और वो ऑर्गेनिज्म इतना सरवाइव करे, इतना हैबिटाट में एडॉप्ट करे कि वो प्रचुर मात्रा में अपनी संतति पैदा करे, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करे, बिकम मोर कॉमन ओवर सक्सेसिव जनरेशन ऑफ ए पॉपुलेशन, कि वो आगे चल के वहां का डोमिनेंट पॉपुलेशन हो जाए, वहां का एक डोमिनेंट पॉपुलेशन। अब पूरे बिहार में आप जानेंगे एक छोटी घटना, ये नेचुरल सिलेक्शन की घटना आपके परिदृश्य में बता रहा हूं कि पूरे बिहार में कहीं भी मोर नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में मोर पाया जाता क्योंकि वहां के एनवायरमेंट उनके अनुसार है, मथुरा में पाए जाते हैं। दिल्ली में आपने देखा अभी लॉकडाउन में लोग मोर को पानी पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे। कौन खिला रहे थे उससे मेरा मतलब, बिहार के सीतामढ़ी में पार्टिकुलर एक पंचायत है, जिस पंचायत में मोरों की संख्या 500 से ज्यादा है। तो आखिर क्या कारण है भाई कि पूरे बिहार में कहीं मोर नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी के एक पंचायत में, नदी के किनारे पंचायत, एक ब्लॉक में। तो कहानी निकल करके आई कि सोनपुर मेला से वहां का कोई किसान एक जोड़ा मोर खरीद के ले गया, और किसी भी तरह वो मोर का पालन नहीं कर पाया, मोर निकल गए, जंगल झाड़ी में चले। अगर वो जंगल झाड़ी में गए और उनको भोजन नहीं मिलता, कुछ दिन के बाद मारे जाते, लेकिन वो तो रिप्रोड्यूस किया। और क्यों रिप्रोड्यूस किया? क्योंकि उस हैबिटाट में वे एडॉप्ट किए, वहां उनके भोजन की व्यवस्था है। जैसा कि मैं सुनता हूं कि मोर सांप खाता है, यानी नदी के किनारे या उस जगह में उसके खाने के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध है, तो उसकी सर्वाइवल हुआ, and live more and more progeny within a few years। 20-25 साल में वहां इतने सारे मोर। तो ये देख रहे हैं ना, ऐसा इस पृथ्वी पर होता आया। That is the case of natural selection. The natural selection is the process where the inheritable trait that make it more likely for an organism to survive long enough to reproduce and become more common over successive generation of a population। तो ये हमारी बातें थी किसकी? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेचुरल सिलेक्शन।
नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा नाम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दूसरा नाम क्या है? फिटनेस। फिटनेस की दूसरी नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब आपको समझ में आया होगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की मुख्य बिंदु क्या है? तो ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। का मैकेनिज्म क्या? कि इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या? तो इवोल्यूशन की मैकेनिज्म पर अगर बात करते हैं तो फिर मैकेनिज्म तो हमको माइक्रो लेवल से देखना, जेनेटिक एडाप्टेबिलिटी को देखनी कि जीन किस प्रकार चेंज करता है, एलील किस प्रकार चेंज करता है, कैसे म्यूटेशन होता है। क्योंकि जो बार बार हम ये कह रहा हूं कि नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड ट्रेट इनहेरिटेड। ट्रेट तो डिटरमाइन होता है जीन से, जीन का इनहेरिटेंस। तो बिना जेनेटिक्स का इवोल्यूशन आप जान सकते हैं, और उसे यहां पर कहा जाता है मैकेनिज्म। मैं आपको समझा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, यह बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। देखिए ये आप ही हैं, और अपने संघर्ष इसमें क्या दिखाया जा रहा है? एडाप्टेबिलिटी भी दिखाई जा रही है, इनहेरिटेंस भी दिखाया जा रहा है, और सर्वाइवल भी दिखाया जा रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और साथ में रिप्रोडक्टिव एडवांटेज। ध्यान से देखें पिक्चर को। ये भोजन शिकार यहां लाके रखा हुआ है, ये महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है। देखिए ये बच्चे को अपना खाना खिला रही है, और ये लोग क्या है? वॉलंटियर हैं। और देखिए ये जानवर सब पड़े हुए हैं। ये शेर यहां आ रहा है, इस पर ये अटैक कर रहे हैं। देख रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए ये बच्चा हड्डियों को खा रहा है, और ये फीमेल सब। इवन यहां देखिए, इसके ऊपर देखिए, ऊपर से शिकारी इसको शिकार के लिए परेशान है। अब भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, किस प्रकार आप अस्तित्व में आए, इस बात को आपने शायद इस तस्वीर से आप सोच पाएंगे। आज के लिए यही पर बातें मैं अपनी समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। सवाल बने क्योंकि अब तुरंत ही इवोल्यूशन के क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हूंगा, क्योंकि अब मुझे जानना है मैकेनिज्म, और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन इत्यादि। बहुत छोटी बातें हैं, आज की बातें काफी गंभीर थी। धन्यवाद।